दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी डिस्पैच को, जो कि आपको जरूर पसंद आएगी। इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम जॉय नाम के एक रिपोर्टर को देखते हैं। जॉय डिस्पैच नाम के एक न्यूज एजेंसी में काम करता था। डिस्पैच देश की सभी ट्रेंडिंग खबरें अपने न्यूज़पेपर में डाला करती थी। और जब जॉय अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है, तभी उस चैनल के ऑनर सभी एम्प्लॉयज को अपने पास बुलाते हैं। अब वो सभी से कहते हैं कि आज मैं हमारे चैनल के सबसे बेस्ट रिपोर्टर का नाम लेने वाला हूँ, और वो वर्षा नाम की लड़की को चैनल का बेस्ट रिपोर्टर घोषित करते हैं। चैनल के ऑनर सभी को बताते हैं कि वर्षा ने डिजिटल मीडिया की मदद से काफी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हमारे न्यूज़पेपर में पब्लिश की हैं, जिससे हमारे चैनल को काफी ज्यादा फायदा हुआ है। इसी वजह से मैं वर्षा को चैनल का हेड रिपोर्टर बनाता हूँ। वर्षा ये सब सुनकर काफी खुश हो जाती है, लेकिन दूसरी तरफ जॉय बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि जॉय को चैनल का बेस्ट रिपोर्टर बनना था। इसलिए जॉय सोच लेता है कि वो अपने चैनल के लिए एक ऐसी स्टोरी लाएगा जिसे सुनकर सब लोग दंग रह जाएंगे। इसके बाद जॉय अपने बॉस के पास जाता है, जहां जॉय के बॉस उसे एक सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं, और उस फुटेज में कुछ लोगों ने शेट्टी नाम के एक बड़े स्मगलर को गोली मार दी थी। अब वो जॉय से कहते हैं कि तुम्हें शेट्टी के मर्डर के पीछे की पूरी स्टोरी पता लगानी होगी। ये स्टोरी हम अपने न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर लगाएंगे। इस पे जॉय उनसे कहता है कि सर, मैं जरूर इस मर्डर की स्टोरी के बारे में पता लगा लूंगा। साथ ही हम वहाँ जॉय की गर्लफ्रेंड प्रेरणा को भी देखते हैं। जॉय और प्रेरणा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर असल में जॉय की शादी हो गई होती है, मगर जॉय को अपनी बीवी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। फिर हम देखते हैं कि पार्किंग लॉट में जॉय और प्रेरणा कार में एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे होते हैं। इतने में जॉय को जीतू नाम के एक आदमी का कॉल आता है। जीतू एक तरह से जॉय के लिए जासूसी का काम करता था। तब जॉय जीतू से कहता है कि जिस आदमी ने शेट्टी को मारा था, मुझे उस आदमी का पता लगाना है। इस पे जीतू उससे कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं रात तक आपको शेट्टी के खूनी के बारे में बता दूंगा। फिर जॉय प्रेरणा से कहता है कि मुझे काम से बाहर जाना होगा। इतना कहने के बाद जॉय वहाँ से चला जाता है। फिर जब अपना काम खत्म करने के बाद जॉय रात के समय जीतू से मिलता है। वहाँ जीतू जॉय से कहता है कि शेट्टी को पप्पू सांगली नाम के आदमी ने मारा था। साथ ही जीतू उससे पप्पू का एड्रेस भी दे देता है, और उसके बदले में जॉय जीतू को काफी सारे पैसे देता है। जिसके बाद जॉय अपने घर आ जाता है। घर पर हम जॉय की बीवी श्वेता को देखते हैं। जॉय के घर श्वेता के काफी सारे दोस्त आए होते हैं, और श्वेता और सभी लोग आपस में पार्टी कर रहे थे, पर जॉय को उन सभी से कोई लेना देना नहीं होता। इसी वजह से जॉय घर पर अपना काम करने लगता है। अब श्वेता जॉय को आकर कहती है कि मेरे सारे दोस्त तुमसे मिलना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें एक बार पार्टी में आना चाहिए। फिर श्वेता के काफी रिक्वेस्ट करने पर जॉय उसके दोस्तों से मिलने आ जाता है। वहाँ श्वेता का एक दोस्त जॉय को जबरदस्ती पिज्जा खिलाने की कोशिश करता है। तब जॉय को उस पर गुस्सा आ जाता है, और वो उस पिज्जा को फेंक कर घर से बाहर चला जाता है। फिर श्वेता जॉय को आकर कहती है कि आखिर तुम्हें किस बात का गुस्सा है, तुम्हें मेरे दोस्तों से आकर माफी मांगनी चाहिए। इस पे जॉय कहता है कि मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, और मैं तुम्हारे दोस्तों से कभी माफी नहीं मांगूंगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जॉय पुलिस स्टेशन आता है, और वो पुलिस ऑफिसर भोसले से कहता है कि मुझे शेट्टी के खूनी के बारे में पता चल गया है, साथ ही मेरे पास उस खूनी का एड्रेस भी है। पर पहले तो भोसले को जॉय की बातों पर यकीन ही नहीं होता, लेकिन जॉय भोसले से कहता है कि अगर तुम शेट्टी के खूनी को पकड़ लोगे तो तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा। ये सुनकर भोसले जॉय की मदद करने के लिए मान जाता है। अब सारे पुलिस वाले जॉय के साथ पप्पू को पकड़ने के लिए जाते हैं, और रास्ते में भोसले जॉय से कहता है कि तुम लोगों को हर समय एक नई स्टोरी की तलाश रहती है। वैसे भी हमारे देश में काफी सारे क्राइम्स हो रहे हैं, इसलिए न्यूज चैनल को हर वक्त एक नई खबर मिलती ही रहती है, उनका तो फायदा ही है। तभी थोड़ी देर बाद जॉय पुलिस के साथ पप्पू के अड्डे पर पहुंच जाता है। वहाँ पप्पू अपने कुछ आदमियों के साथ स्मगलिंग का काम कर रहा था। इतने में पुलिस वाले पप्पू पर हमला कर देते हैं, लेकिन पप्पू पुलिस से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है। पर जब तक पप्पू वहाँ से बचकर भाग पाता, उससे पहले जॉय पप्पू को पकड़ लेता है। फिर जॉय और पप्पू के बीच में काफी लड़ाई होती है, और उस लड़ाई में जॉय को काफी चोटें आती हैं। साथ ही जॉय की नाक से खून भी निकलने लगता है। तब पप्पू जॉय को जमीन पर गिराकर उसे गोली मारने वाला होता है, लेकिन तब तक पुलिस वाला आकर पप्पू को अरेस्ट कर लेता है। जिसके बाद जॉय को हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है, और हॉस्पिटल में जॉय से मिलने प्रेरणा आती है। वहाँ प्रेरणा जॉय की हालत देखकर काफी ज्यादा दुखी हो गई थी। जॉय प्रेरणा से कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ, बस मुझे थोड़ी सी चोटें आई हैं। फिर हॉस्पिटल में जॉय प्रेरणा को अपने मॉम डैड से मिलाता है। खैर, अब अगले दिन जॉय प्रेरणा अपने लिए एक नया घर देखने जाते हैं। असल में जॉय और श्वेता के बीच काफी ज्यादा लड़ाइयाँ होती थी।
इसलिए जॉय श्वेता के साथ रहना नहीं चाहता। तब ब्रोकर जॉय और प्रेरणा को एक अच्छा सा फ्लैट दिखाता है और उन दोनों को वो फ्लैट पसंद भी आ जाता है। लेकिन उस फ्लैट का ऑनर उन दोनों से पूछता है कि क्या तुम दोनों की शादी हो चुकी है। इस पे जॉय कहता है कि अभी हमारी शादी नहीं हुई है, पर कुछ ही दिनों में हम दोनों शादी कर लेंगे। फिर वो ऑनर उन दोनों से कहता है कि मैं बस शादीशुदा लोगों को ही घर देता हूँ, और जब तक तुम दोनों की शादी नहीं हो जाती तब तक मैं दोनों को रहने के लिए ये घर नहीं दूंगा। ये सुनकर प्रेरणा उस ओनर पर काफी गुस्सा हो जाती है और वो गुस्से में कहती है कि आपको हम दोनों की शादी से क्या प्रॉब्लम है, हम दोनों एक साथ रहना चाहते हैं, हमें पूरा हक है। इसी बात पर उस ओनर और प्रेरणा के बीच काफी बहस होने लगती है, जिसके बाद जॉय प्रेरणा को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तब रास्ते में जॉय प्रेरणा से कहता है कि तुम्हारी वजह से हमारे हाथ से घर निकल गया। इस पे प्रेरणा कहते कि मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, तुम अपनी बीवी को डिवोर्स नहीं दे रहे हो, इसलिए हमें कोई घर नहीं दे रहा। अब जॉय सीधा थाने आता है और पप्पू से पूछता है कि आखिर किसके कहने पर तुमने शेट्टी को मारा था। पहले तो पप्पू जॉय को कुछ भी नहीं बताता, लेकिन जॉय के काफी टॉर्चर करने के बाद आखिर पप्पू मजबूर होकर उसे बता देता है कि मुझे जीडीआर ग्रुप ने शेट्टी को मारने के लिए पैसे दिए थे। साथ ही जॉय को पता चलता है कि जीडीआर ग्रुप ने कुछ समय पहले हजारों करोड़ का घोटाला किया था। उस घोटाले की पूरी जानकारी विजिलेंस ऑफिसर के पास रखी हुई थी। फिर जॉय अपने दोस्त चेतन से जाकर जीडीआर के बारे में सारी जानकारी पूछता है। इस पे वो उसे बताता है कि इस केस का नाम 2G स्कैम है। साथ ही जीडीआर के गुंडों ने विजिलेंस ऑफिस से भी इस स्कैम के सारे डिटेल्स चुरा लिए थे और विजिलेंस के काफी सारे ऑफिसर तो जीडीआर के साथ मिले हुए हैं। तब जॉय अपने बॉस को जाकर इस स्कैम के बारे में बताता है और फिर वो अपने बॉस के सामने ही विजिलेंस के ऑफिस में कॉल लगाता है। जॉय विजिलेंस वालों से पूछता है कि क्या कुछ समय पहले आपके डिपार्टमेंट में चोरी हुई थी। इस पे वो ऑफिसर हिचकिचाते हुए कहता है कि हमारे डिपार्टमेंट में कभी चोरी नहीं हुई। इतना कहने के बाद वो कॉल काट देता है, जिसके बाद जॉय अपने बॉस से कहता है कि मैं शेट्टी के साथ साथ 2G स्कैम पर भी काम करना चाहता हूँ। तब बॉस उसे दोनों केस पर काम करने की इजाजत दे देते हैं। अब जॉय अपने एक फ्रेंड सीमा से मिलने जाता है, क्योंकि सीमा भी कुछ टाइम पहले 2G स्कैम पर काम कर रही थी। जॉय सीमा से 2G स्कैम के बारे में पूछता है। इस पे सीमा कहती है कि ये कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं है और इस स्कैम के पीछे काफी बड़े बड़े लोगों का हाथ है, पर मुझे अभी तक जीडीआर के ऑनर के बारे में भी पता नहीं चला है। तब ये सब सुनने के बाद जॉय वहाँ से चला जाता है। फिर रात के समय जब जॉय पब में चेतन से मिलता है, वहाँ जॉय उसे कहता है कि क्या तुम मुझे विजिलेंस ऑफिस का एड्रेस बता सकते हो। इस पे चेतन बताता है कि विजिलेंस ऑफिस गुड़गांव में है और जॉय ठान लेता है कि मैं इस स्कैम के पीछे के सभी गुनहगारों का पता लगाऊंगा। फिर जॉय गुड़गांव जाने के लिए अपना सामान पैक करने लगता है, लेकिन इतने में श्वेता जॉय के पास आती है। वो पूछती है कि तुम मुझे छोड़कर किधर जा रहे हो। जॉय कहता है कि मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ और मैं कुछ ही दिनों में वापस आ जाऊंगा। यहाँ श्वेता को ये बात पता होती है कि जॉय उससे नाराज है, इसलिए वो जॉय को सिड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन जॉय तो उसे अपने करीब आने से ही रोक देता है। इसके बावजूद श्वेता नहीं मानती और जॉय के करीब आने लगती है, जिस पे जॉय को गुस्सा आता है और वो उसे धक्का देकर चला जाता है और जॉय का ऐसा बिहेवियर देखकर श्वेता उदास हो जाती है। इसके बाद जॉय एक नकली ऑफिसर बनकर विजिलेंस ऑफिस में जाता है। वहाँ वो ऑफिसर से 2G केस के बारे में काफी सारे सवाल पूछता है। हालांकि यहाँ विजिलेंस ऑफिसर को जॉय पर शक हो रहा था, इसलिए वो लोग जॉय का आईडी चेक करने के लिए भेजते हैं। तब जॉय उनसे पूछता है कि आखिर किसने विजिलेंस में जीडीआर की फाइल चोरी की थी। इस पे वो बताते हैं कि मुख्तार नाम के आदमी ने चोरी की थी। फिर वो लोग जॉय को मुख्तार का फोटो दिखाते हैं, जिसकी जॉय फोटो खींच लेता है, पर जब तक जॉय विजिलेंस के बाहर जाता है तब तक उन्हें भी पता चल जाता है कि जॉय कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नहीं है। फिर वो सभी लोग जॉय को पकड़ने के लिए उसका पीछा करते हैं, पर जॉय कैसे भी करके उनके हाथों से बचकर निकल जाता है। जिसके बाद जॉय अपने दोस्त को कॉल करके मुख्तार के बारे में पूछता है। इस पे वो कहता है कि मैं मुख्तार को नहीं जानता, पर शायद से मुख्तार डी कंपनी में काम करता था। तब जॉय जल्दी से अपने होटल में आता है, जहाँ उसके कमरे में श्वेता बैठी हुई थी। जॉय श्वेता को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि उसने तो कभी सोचा नहीं था कि श्वेता उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आ जाएगी। तब श्वेता जॉय से माफी मांगती है और कहती कि क्या हम दोनों साथ में खुशी खुशी रह सकते हैं। इस पे जॉय उसे गुस्से में कहता है कि तुम्हारी जैसी औरत के साथ कोई एक दिन भी नहीं रह सकता, और वो गुस्से में श्वेता को कमरे से बाहर निकाल देता है। फिर जॉय अमील नाम के एक आदमी से मिलने जाता है, क्योंकि अमील डी कंपनी के सभी लोगों को जानता था। फिर अमील डी कंपनी में कॉल लगा के उससे मुख्तार के बारे में पूछता है, पर वो लोग अमील को मुख्तार के बारे में कुछ भी बताने से मना कर देते हैं। उन लोगों के काफी बार मना करने के बाद भी अमील जानबूझकर उन्हें कॉल लगाता रहता है।
इतने में अमील के घर पर आकर कुछ लोग पत्थर फेंक जाते हैं। तब ये देखकर अमील और जॉय काफी डर जाते हैं और वो दोनों घर के कोने में जाकर छुप जाते हैं। फिर डी कंपनी वाले अमील को कॉल करके कहते हैं कि अगर आज के बाद तुमने फिर से मुख्तार के बारे में पूछा तो तुम्हारी लाश भी किसी को नहीं मिलेगी। जॉय समझ जाता है कि अमील उसे कभी किसी असली गुनहगार के बारे में नहीं बता पाएगा, इसलिए वो सीमा को कॉल लगाता है। कॉल पर जॉय उससे कहता है कि मुझे उस आदमी के बारे में पता चल गया है जिसने विजिलेंस से फाइल चुराई थी, पर मैं उस आदमी तक पहुंच नहीं पा रहा हूं। सीमा ये जानकर हैरान हो जाती है कि आखिर जॉय ने ये सब पता कैसे लगाया, जिसके बाद सीमा उसे कहती है कि मैं इस केस में तुम्हारी मदद जरूर करूंगी, पर तुम्हें आधा क्रेडिट मुझे भी देना होगा। तो जॉय सीमा से वादा करता है कि हम दोनों मिलकर ये स्टोरी दुनिया के सामने लाएंगे। अब सीमा जॉय से कहते हैं कि निशा नाम की लेडी को मुख्तार के बारे में पता होगा, क्योंकि निशा पर भी इस केस से जुड़े होने का आरोप है और निशा अभी जेल में कैद है। तब अगले दिन जॉय निशा से मिलने के लिए जेल में जाता है। वहाँ जॉय उससे कहता है कि मैं 2G स्कैम का पर्दाफाश करना चाहता हूँ और इसमें आप मेरी मदद कर सकती हैं। निशा उससे कहते हैं कि तुम चाहकर भी 2G स्कैम के पीछे के लोगों का पता नहीं लगा पाओगे और मेरे बताने के बाद भी असली गुनहगार को पकड़ नहीं पाओगे। फिर वो कहते कि अगर तुम GDR की चोरी हुई फाइल मेरे पास लेकर आओगे तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। इसके अलावा निशा उसे कुछ भी नहीं बताती। फिर अगले दिन जॉय अपने ऑफिस आता है। वहाँ जॉय के बॉस उससे पूछते हैं कि आखिर तुम असली गुनहगार का पता लगा पाए या नहीं। इस पे जॉय कहता है कि सर मेरी खोज अभी भी जारी है, मैं कैसे भी करके 2G के पीछे की कहानी पता करूंगा। लेकिन अब तो बॉस को जॉय की बातों पर भरोसा नहीं होता। जिसके बाद हम जॉय और प्रेरणा को एक साथ देखते हैं। प्रेरणा जॉय से कहती है कि मुझे जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहना है, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती। तब प्रेरणा की बातें सुनकर जॉय इमोशनल हो जाता है और यहाँ दोनों किस करने लगते हैं। खैर अब अगले दिन जॉय प्रेरणा को अपने मॉम डैड के पास लेकर आता है। वहाँ जॉय की मॉम प्रेरणा से कहती है कि श्वेता हमें पहले से ही पसंद नहीं थी, हमें हमेशा से तुम्हारी जैसी लड़की चाहिए थी। जॉय के डिवोर्स के बाद मैं तुम दोनों की शादी करा दूंगी। प्रेरणा ये सुनकर काफी खुश हो जाती है। फिर रात के समय जॉय के ऑफिस में पार्टी चल रही होती है और जॉय भी उस पार्टी में होता है। तभी चेतन जॉय को बताता है कि राजन और शेट्टी एक दूसरे के भाई थे, पर एक दिन उन दोनों भाइयों के बीच में झगड़ा हो गया था। तब राजन ने सुरेश नाम के कॉन्ट्रैक्टर को कहकर शेट्टी को मरवा दिया। साथ ही सुरेश ने कोंडलकर नाम के आदमी को भी मारा था और वो राजन है ना, वो भी 2G केस से जुड़ा हुआ है। जिसके बाद जॉय देखता है कि पार्टी में प्रेरणा एक दूसरे लड़के के साथ बात कर रही होती है। ये देखकर जॉय को प्रेरणा पर काफी गुस्सा आता है। वो प्रेरणा से जाकर कहता है कि आखिर तुम उस लड़के के साथ क्या बात कर रही थी। इस पे प्रेरणा उसे बताती है कि वो लड़का बस मेरा दोस्त है, तो मुझ पर शक करना बंद करो क्योंकि हम दोनों के बीच में कुछ नहीं चल रहा। अब रात के समय जॉय सीमा से पूछता है कि क्या तुम कॉन्ट्रैक्टर सुरेश को जानती हो। इस पे वो कहते कि हाँ मैं सुरेश को जानती हूँ और मैं कल तुम्हें सुरेश के पास लेकर चलूंगी। तब अगली सुबह जॉय और सीमा सुरेश से मिलने जाते हैं, पर वहाँ जॉय सुरेश को देखकर काफी घबरा जाता है और घबराहट के मारे जॉय सुरेश से GDR फाइल के बारे में कुछ नहीं पूछ पाता। फिर रात के समय हम जॉय और प्रेरणा को देखते हैं। जॉय प्रेरणा को अपने नए घर में लेकर आता है और प्रेरणा नया घर देखकर काफी खुश हो जाती है। वो जॉय से कहते कि आज से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और इसके बाद जॉय और प्रेरणा इंटीमेट हो जाते हैं। फिर रात में जॉय सुरेश के असिस्टेंट को कॉल लगाकर कहता है कि मुझे सुरेश सर से वापस मिलना है। फिर अगली सुबह श्वेता जॉय को घर पर बुलाती है और जब वो घर आता है तो उसे वहाँ श्वेता के मॉम डैड और लॉयर बैठे हुए दिखते हैं। श्वेता के डैड जॉय से कहते हैं कि हम अपनी बेटी का तुम्हारे साथ डिवोर्स कराना चाहते हैं क्योंकि तुमने हमारी बेटी की जिंदगी नरक बना दी है। इस पे जॉय कहता है कि मुझे आपकी बेटी के साथ रहने का कोई शौक नहीं है, मैं भी उसे डिवोर्स देना चाहता हूँ। इतना कहने के बाद जॉय वहाँ से चला जाता है। इसके बाद रात के समय जॉय और सीमा दोबारा से सुरेश से मिलने जाते हैं। वहाँ जॉय सुरेश से पूछता है कि आखिर किसके कहने पर मुख्तार ने GDR की फाइल चुराई थी। इस पे वो कहता है कि तुम इस मामले में घुसकर अच्छा नहीं कर रहे हो, आगे चलकर तुम्हें पछताना पड़ेगा। फिर वो कहता है कि मुख्तार ने वादवा के कहने पर GDR की फाइल चुराई थी। इतना कहने के बाद सुरेश उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। अब जॉय और सीमा टैक्सी में घर जा रहे होते हैं। इतने में जॉय सीमा की तरफ देखता है। जॉय और सीमा को एक दूसरे को देखकर फीलिंग्स आ जाती हैं और फिर वो घर पर आकर इंटीमेट हो जाते हैं। फिर इंटीमेट होने के बाद सीमा जॉय से कहती है कि वादवा को T20 क्रिकेट के चेयरमैन सिल्वा जानते हैं, इसलिए तुम्हें सिल्वा से जाकर बात करनी चाहिए। फिर अगले दिन जॉय सिल्वा से जाकर मिलता है। वहाँ जॉय पूछता है कि आखिर वादवा कहाँ रहता है। इस पे वो कहता है कि तुम्हें पता है ये स्कैम हजारों करोड़ का है,
इसलिए तुम्हें इस स्कैम से दूर रहना चाहिए। लेकिन काफी समझाने के बाद भी जॉय सिल्वा से वाधवा का एड्रेस पूछता है। तब आखिर में सिल्वा उसे कहता है कि वाधवा लंदन में रहता है, इसलिए तुम्हें लंदन जाकर उसे मिलना चाहिए। अब इसके बाद जॉय कुछ भी जुगाड़ करके लंदन की फ्लाइट पकड़ता है और कुछ टाइम में वो वाधवा से मिलता है। पर यहाँ तो वाधवा को जॉय के बारे में पहले से ही पता था। वो जॉय से कहता है कि तुम इस स्कैम के पीछे किसी का भी पता नहीं लगा पाओगे, क्योंकि इस स्कैम के पीछे बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, क्रिकेटर्स और काफी बड़े लोगों का हाथ है। साथ ही तुम्हें जीडीआर की फाइल भी कभी नहीं मिलेगी। और जब से तुम इस स्कैम के पीछे पड़े हो तब से तुमने अपने काफी सारे दुश्मन बना लिए हैं। लेकिन जॉय तो चोरी चुपके वाधवा की सारी बातें अपने टेप में रिकॉर्ड कर लेता है। जिसके बाद रात के समय जॉय को नदीम नाम के एक आदमी का कॉल आता है। नदीम कॉल पर जॉय से कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। फिर जॉय नदीम से जाकर मिलता है और वो जॉय को कहता है कि मैं राजन ग्रुप का आदमी हूँ। तुमने राजन ग्रुप से दुश्मनी मोल लेकर अच्छा नहीं किया है। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, इसलिए तुम थोड़ा संभल कर रहना। यहाँ नदीम इनडायरेक्टली जॉय को जान से मारने की धमकी दे रहा था। अब जॉय जल्दी से इंडिया आ जाता है और वो सबसे पहले प्रेरणा से जाकर मिलता है, क्योंकि उसे प्रेरणा की काफी चिंता हो रही थी। फिर अगले दिन जॉय और प्रेरणा मॉल में घूमने जाते हैं और वहाँ भी राजन ग्रुप के आदमी जॉय का पीछा कर रहे होते हैं। तब जॉय ये सब देखकर काफी घबरा जाता है। फिर जॉय अपने बॉस को कॉल लगाकर उन्हें सारी बात बताता है। इस पे वो जॉय से कहते हैं कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस जीडीआर की फाइल कैसे भी लेकर आओ, बाकी मैं देखता हूँ। फिर जॉय चेतन से जाकर मिलता है। वहाँ चेतन जॉय को बताता है कि राजन गैंग और जीडीआर वाले तुम पर गुस्सा हैं, इसलिए तुम थोड़ा उन लोगों से बचकर रहना। तब जॉय चेतन से कहता है कि मैं तो बस अपना काम कर रहा था। इस पे चेतन कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी इस केस से दूर रहने को कहा था, पर अब तुम इस केस में घुस गए हो तो तुम्हें पूरी सच्चाई पता लगानी होगी। जिसके बाद रात के समय जॉय जीडीआर ग्रुप के बारे में लैपटॉप पर इंफॉर्मेशन निकाल रहा होता है। तभी उसे पता चलता है कि स्टोनडॉम नाम का आदमी ये ग्रुप संभाल रहा है। ये जानने के बाद जॉय सिल्वा को मैसेज करके कहता है कि मैं इस केस में और ज्यादा घुसना नहीं चाहता, इसलिए तुम राजन और जीडीआर ग्रुप से कह दो कि मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। अब अगले दिन जॉय और प्रेरणा अपनी एक बुक पब्लिश करते हैं। ये बुक प्रेरणा ने जॉय के ऊपर लिखी थी और यहाँ जॉय और प्रेरणा काफी खुश होते हैं। साथ ही वहाँ काफी मीडिया वाले भी आए होते हैं। इतने में जॉय को एक गुंडे का कॉल आता है। वो जॉय से कहता है कि तुम जिंदा नहीं बच पाओगे। ये सुनकर जॉय की हालत खराब हो जाती है। तब जॉय प्रेरणा से कहता है कि तुम अभी यहाँ से चली जाओ, क्योंकि मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े हैं, मैं तुमसे बाद में आकर मिलता हूँ। इतना कहने के बाद जॉय वहाँ से चुपचाप निकल लेता है। फिर जॉय सीधा वाधवा के लॉयर राजदास के पास आता है। जॉय जानता था कि वाधवा ने जीडीआर की फाइल राजदास के पास रखी होगी, इसलिए जॉय राजदास से कहता है कि मैं 2G स्कैम को सबके सामने लाकर रहूंगा। अगर तुमने मुझे फाइल नहीं दी तो मैं वाधवा की रिकॉर्डिंग पूरे देश के सामने चला दूंगा और उस रिकॉर्डिंग में उन सभी बड़े लोगों के नाम हैं जो 2G स्कैम में शामिल थे। साथ ही तुम भी जेल ही जाओगे। तब राजदास जॉय की धमकी से काफी डर जाता है, इसलिए वो जॉय को चुपचाप जीडीआर की फाइल दे देता है। फिर वो जॉय से कहता है कि तुम्हें अब कोई बचा नहीं पाएगा, तुमने अपनी मौत को खुद दावत दी है। जिसके बाद जॉय जल्दी से वो फाइल लेकर अपने बॉस के पास आता है। तो जॉय का बॉस जीडीआर की फाइल देखकर काफी शॉक्ड था, क्योंकि अभी तक किसी ने भी 2G स्कैम को एक्सपोज नहीं किया था। इसलिए वो जॉय से कहता है कि जब हम ये स्कैम अपने पेपर में डालेंगे तब देश की पूरी जनता दंग रह जाएगी, साथ ही पूरे देश में हमारे पेपर का नाम होगा। फिर जब जॉय अपने ऑफिस में बैठा होता है तभी वहाँ जीतू आता है। जीतू जॉय से कहता है कि मेरे पास एक सीक्रेट न्यूज़ है, असल में आपके चैनल का ऑनर भी जीडीआर से मिला हुआ है। और ये सुनकर तो जॉय के होश उड़ जाते हैं। जॉय समझ जाता है कि उसके चैनल का ऑनर भी उसका पागल बना रहा था, इसलिए वो जल्दी से वहाँ से जीडीआर की फाइल लेकर भागने लगता है। फिर जॉय टैक्सी में बैठकर अपनी मॉम के घर जा रहा होता है, पर रास्ते में उसे कुछ गुंडे दिखते हैं। वो गुंडे जॉय को मारने के लिए उसका पीछा कर रहे होते हैं। फिर जॉय जल्दी से अपने घर चला जाता है और अपने मॉम डैड से कहता है कि मैं कुछ समय के लिए घर से बाहर जा रहा हूँ। इतना कहने के बाद जॉय अपने मॉम डैड को गले लगा लेता है, क्योंकि उसे खुद पता नहीं था कि वो आगे कभी उनसे मिल भी पाएगा या नहीं। जिसके बाद जॉय अपना सामान लेकर बाइक पर बैठकर वहाँ से भागने लगता है, पर आखिर में गुंडे जॉय को पकड़ लेते हैं और उन्हें देखकर जॉय की हालत खराब हो जाती है। फिर वो गुंडे जॉय को बड़ी बुरी तरह से मारते हैं और यहीं पर जॉय की मौत हो जाती है। जिसके बाद 2G स्कैम का घोटाला कभी सामने नहीं आता और यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, ये मूवी हमें सच का आईना दिखाती है कि देश में कितने बड़े बड़े घोटाले हो जाते हैं, लेकिन बड़े लोग उन्हें कभी सामने आने नहीं देते। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।
और इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।